ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस की हमने बात की थी। और नॉन कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस में लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पेजिंग के बारे में डिस्कस स्टार्ट किया था। पेजिंग के कॉन्सेप्ट पे हमने बातें की थी, ठीक है। तो एक बार वापस से पेजिंग के बारे में दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ। उसके बाद में आज क्लास में वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में जो वर्चुअल मेमोरी है उस वर्चुअल मेमोरी को किस टाइप से पेजिंग सपोर्ट करवाती है, उस कॉन्सेप्ट बात करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट समझो। देखो, अगर जनरली हम पेजिंग की बात करें तो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में हम जब कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे तो हमने समझा था कि भाई हमारे पास में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे हमारा प्रोग्राम मौजूद होता है उस प्रोग्राम को हम सबसे पहले इक्वल साइज़ के पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। और जब प्रोग्राम को हम इक्वल साइज़ के पेज में डिवाइड करने की बात करते हैं तो प्रोग्राम को इक्वल साइज़ के पेज में डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास में जो मेन मेमोरी होती है जिसको कि हम रैम कहते हैं, रैम को भी हम इक्वल साइज़ की फ्रेम में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारे सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे जो पेज की साइज़ होती है हमेशा रैम की साइज़ के रैम में फ्रेम की साइज़ की इक्वल होती है। जिससे कि आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से आपका कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। जबकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो भी हमारे पेजिंग में लास्ट पेज में मौजूद हो सकता है। तो नॉमिनल सा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हो सकता है। ठीक। अच्छा, एक छोटे से क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में मान के चलो कि हम एक पर्टिकुलर मान चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास एक कोई प्रोग्राम है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास एक कोई प्रोग्राम मौजूद है। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि जो मैं अभी आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आपको स्टडी कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो सीपीयू है, जैसे अभी आपके सामने कहा कि सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है? तो सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जो होता है, वो लॉजिकल एड्रेस बिट्स की फॉर्मेट में होता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है, वो एक्चुअली हमारे पास में प्रोग्राम की साइज़ होती है, ठीक है? अब जो लॉजिकल एड्रेस है उसको हम वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा भी दूँगा, ध्यान में रखना है। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए जो मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे सोल्व भी करवाऊँगा, ठीक। और देखो, सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो हम करेंगे बस हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है उसको हम सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। अब मान के चलो कि हमारे पास जो प्रोग्राम है इसकी साइज़ कितनी है, 1 GB है। कितनी साइज़ प्रोग्राम है? 1 GB प्रोग्राम, ठीक। अब ये जो 1 GB का जो प्रोग्राम की साइज़ है, इस प्रोग्राम को अगर बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ये इक्वल साइज़ के पेजेज़ में डिवाइड होते हैं। किसमें डिवाइड होते हैं? इक्वल साइज़ के पेजेज़ में डिवाइड होते हैं। इस टाइप से जो प्रोग्राम है वो इक्वल साइज़ के पेजेज़ में डिवाइड है, ठीक। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में जो प्रत्येक पेज है, यहाँ पे प्रत्येक पेज में जो पेज की साइज़ है, वो मान चलो पेज की साइज़ कितनी है, 1 KB है। 1 KB का आपका क्या है? पेज है, ठीक। तो अगर आपके पास में यहाँ पे पेज की साइज़ अगर 1 KB है, तो मेरे को आप ये बता सकते हो नंबर ऑफ पेज कितने होंगे? ये आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ पेज, कितने होंगे भाई? देखो, छोटा-सा पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोसेस की साइज़ की बात करते हैं, जब भी हम प्रोसेस की साइज़ की बात करते हैं, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम की साइज़ की बात करते हैं, तो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? एक तो नंबर ऑफ पेज मल्टीप्लाई पेज साइज़ या पेज ऑफसेट, ठीक है? अब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन्स है, इस गिवन क्वेश्चन्स में हमें क्या दे रखा है? हमें प्रोसेस की साइज़ दे रखी है, 1 जीबी है। प्रोसेस साइज़ हमें क्या है? दे रखी है 1 जीबी, ठीक? अच्छा, उसके बाद में नंबर ऑफ पेज हमें नहीं पता, नंबर ऑफ पेजेज़ हमें नहीं पता और नंबर ऑफ पेजेज़ हमें नहीं पता, लेकिन हमें पेज की साइज़ पता है। पेज की साइज़ कितनी है? 1 केबी, 1 केबी। तो नंबर ऑफ पेजेज़ कितने हो जाएँगे भाई? देखो, यहाँ पे ये इक्वेशंस आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो? यहाँ पे अगर इस इक्वेशन सोल्व की बात करें, तो भाई 1 जीबी की बात करें तो देखो, यहाँ पे हमारे पास में हम कैसे लिख सकते हैं? 1 जीबी कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या? 30, 2 पावर 30, ठीक है। अब देखो, देन 2 बी से बी कट जाएगी, बी से बी कैंसल हो जाएगा, ठीक है? कैंसल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ पेज मतलब हम अभी क्या छोड़ देते हैं? ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर क्या? 10। तो यहाँ पे कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो पेजेज़ हैं वो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर
20, है ना? पेजेज़ की संख्या जब बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर हम पेजेज़ को 2 की पावर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब नंबर ऑफ पेजेज़ संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो पेजेज़ को हम 2 की पावर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक? अच्छा, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। भई हमारे पास में ये पर्टिकुलर एक क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेजेज़ निकालना है। इस इक्वेशन जो नंबर ऑफ पेजेज़ आप निकालते हो, तो यहाँ पे फ़ॉर्मूला क्या बन जाएगा? भई ये 1 जीबी है, इसको डिवाइड किससे कर दो? 1 केबी से। तो 1 जीबी है, इसको डिवाइड किससे कर दो? 1 केबी डिवाइड कर दो। अब देखो 20 से बी यहाँ कैंसल हो जाएगा और जी का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 30 और के का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 10 डिवाइड करो कितना जाएगा? 2 की पावर 20, देन 2 की पावर 20 नंबर ऑफ पेजेज़ है। नंबर ऑफ पेजेज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेज की संख्या है, जैसे हमारे पास जो पेज की संख्या है, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास जैसे ये कह रहे हैं भई P0 पेज है, या हम कह रहे हैं P1 पेज है, या हम कह रहे हैं P2 पेज है। इस टाइप से यहाँ पे जो पेजेज़ की संख्या है, वो पेजेज़ की संख्या कितनी है? 2 की पावर 20 पेजेज़, 2 पावर 20 पेजेज़, ठीक? तो इस टाइप से आपको कई बार क्वेश्चंस में क्या देता है, इस टाइप से कोई इक्वेशंस के बेस पे भी आपको क्वेश्चन देके आपसे सॉल्व करवा देता है। जो कि जनरली आपके आरपीएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें आपको प्रोग्राम की साइज़ दे रखी है और आपको प्रोग्राम साइज़ साथ में से आपके दे रखा है, पेज साइज़ दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेजेज़ पूछे हैं। तो जब प्रोग्राम की साइज़ लार्ज होती है, जब बड़ा प्रोग्राम होता है, तो एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, फिर आपको जो सोल्व करना है ना, वो 2 की पावर में सोल्व करना है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको मेमोरी को सोल्व करते समय हमेशा 2 की पावर में बात करनी है। मेमोरी हमेशा 2 की पावर में ही आप सोल्व करना। आप इसको कैलकुलेशंस को कभी भी आप ऐसे इसको अंक में डिजिट्स में कैलकुलेट मत करना। इसको 2 की पावर में कैलकुलेट करना, क्योंकि मेमोरी 2 की पावर में चलती है। ठीक है? एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है भैया ना, मल्टीप्लिकेशन से। नंबर ऑफ पेजेज़ मल्टीप्लाई पेज साइज़। ठीक है? प्रोसेस की साइज़ निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ पेज मल्टीप्लाई पेज साइज़। एक ही बात है, पेज साइज़ या पेज ऑफसेट, है ना? एक ही पॉइंट से होता है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमें एक रैम में एग्जीक्यूट करवाना है और हमें जिस रैम में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, उस रैम की अगर हम साइज़ की बात करें, हम कह रहे हैं कि हमें हमें इस प्रोग्राम को एक रैम में एग्जीक्यूट करवाना है और ये जो मेन मेमोरी है, यहाँ पे हमारे पास में जो मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी की अगर हम साइज़ की बात करें, मेन मेमोरी की अगर हम साइज़ की बात करें, तो हम कहते हैं हमारे पास में 512 एमबी की मेन मेमोरी। 512 एमबी क्या है? मेन मेमोरी है और 512 की मेन मेमोरी में हमें इस प्रोग्राम क्या करना है? एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक? अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी होती है, इस मेन मेमोरी को हम इक्वल साइज़ की किस में डिवाइड कर देते हैं? फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। सही बात है भई? मेन मेमोरी की इक्वल साइज़ किस में डिवाइड करोगे आप? फ्रेम में डिवाइड करोगे। ठीक? यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रेम की साइज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम साइज़ है, वो फ्रेम साइज़ क्या होगी भई? फ्रेम साइज़ क्या होगी? देखो, फ्रेम की साइज़ हमेशा और हमेशा क्या होती है? पेज की साइज़ के इक्वल होती है। पेज की साइज़ के इक्वल होती है।
तो अगर फ्रेम की साइज़, पेज की साइज़ इक्वल है, तो फटाक से मुझे बता दो कि नंबर ऑफ़ फ्रेम कितनी होंगी? 2 की पावर 2 की पावर 9, 2 की पावर 19। देखो, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझो देखो। यहाँ पे हमारे पास में हमें मेन मेमोरी की साइज़ दे रखी है। मेन मेमोरी की साइज़ दे रखी है, ठीक है? तो छोटा-सा पॉइंट से आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें मेन मेमोरी की साइज़ दे रखी है, मेन मेमोरी जो है मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी की जो साइज़ है, वो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ फ्रेम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या? फ्रेम साइज़। नंबर ऑफ़ फ्रेम मल्टीप्लाई फ्रेम साइज़। देखो, मेन मेमोरी की साइज़ हमें दे रखी है। ये पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 512 एमबी। 512 एमबी गिवन है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? निकालना है नंबर ऑफ़ फ्रेम। नंबर ऑफ़ फ्रेम हमें कैलकुलेट करनी है। और फ्रेम साइज़ हमें दे रखी है अभी। फ्रेम साइज़ कितनी दे रखी है हमें? 1 केबी दे रखी है। फ्रेम साइज़ हमें 1 केबी दे रखी है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ फ्रेम की बात करेंगे, हम नंबर ऑफ़ फ्रेम की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ़ फ्रेम क्या हो जाएगा भई आपके? नंबर ऑफ़ फ्रेम हो जाएगा आपके 512, 512 क्या? एमबी को डिवाइड किससे कर दोगे भई? 1 केबी डिवाइड कर दोगे। 1 केबी डिवाइड 20 से भी कैंसल आउट हो गया। 20 से भी देखो, 512 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 9। एम को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 20। के को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। देखो, ऊपर क्या है? 2 की पावर, देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? कैंसल आउट कर, देखो यहाँ पे कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 2 की पावर 19। तो देखो, 2 की पावर 19 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर 19 हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फ्रेम हो जाएंगे। तो फ्रेम का मतलब, जैसे देखो, यहाँ पे जैसे अगर बात करें, तो फ्रेम हम करें, पहली फ्रेम है, ये इस टाइप से ना फ्रेम की बात करते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल जो फ्रेम होंगी, यहाँ पे टोटल जो फ्रेम होंगी वो कितनी होंगी? 2 की पावर 19। टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या? फ्रेम। सही बात है। कैलकुलेट कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो ये था ना, इस कैलकुलेशंस के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन को दिक्कत थोड़ी है, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, मेन मेमोरी की जो साइज होती है ना, मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी की साइज मतलब तो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। यहाँ पे मेन मेमोरी साइज की बात करें, तो ये इसी को हम फिजिकल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, ये भी आप ध्यान रखना। ये मेन मेमोरी साइज होती है, क्या होती है? ये बेसिकली क्या होती है? फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है। और फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात करें, तो हम मेन मेमोरी की साइज़ की बात करते हैं। और फिजिकल एड्रेस की जब बात की जाती है, जब ओनली फिजिकल एड्रेस की बात की जाती है, तो फिजिकल एड्रेस बिट्स में होगा आपके। और फिजिकल एड्रेस स्पेस किस में होगा आपके? फिजिकल एड्रेस स्पेस आपके जनरली बाइट्स या वर्ड्स में होता है। और इसमें सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम की साइज़ होती है ना, एक अच्छा पॉइंट ये होता है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम की साइज़ होती है, जो फ्रेम की साइज़ होती है, वो हमेशा और हमेशा इक्वल किसकी होती है? वो हमेशा और हमेशा इक्वल किसकी होती है? पेज साइज़ की इक्वल होती है। और इस कारणवश हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास में कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होगा। तो पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर नहीं होता है, क्यों? कि पेज साइज़ आपके इक्वल होते हैं किसके? फ्रेम साइज़ के। हो गया नोट डाउन? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि भई हमारे पास में अभी हमारे पास में जो रैम की साइज़ है, वो रैम की साइज़ हमारी
कम साइज़ है प्रोग्राम की साइज़ से। जो प्रोग्राम है वो 1 जीबी का प्रोग्राम है, रैम की साइज़ हमारे पास में 512 एमबी ही है। तो हम 512 एमबी की साइज़ में हम 1 जीबी के प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक? ये कॉन्सेप्ट करवाने के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ती है। और वर्चुअल मेमोरी जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में समझो, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी होती क्या है? देखो, सबसे पहले हम करें कि हमारा जो सीपीयू होता है, हमारा जो सीपीयू होता है वो एक एड्रेस जनरेट करता है और जिस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक? तो हम कहते हैं कि हमारे पास में सीपीयू है, ठीक है? सीपीयू, ठीक? और सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है और सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया जो एड्रेस होता है, सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम बेसिकली क्या करें, उस एड्रेस को कह रहे हैं हम लॉजिकल एड्रेस, है ना? इस एड्रेस को हम क्या करें, इसको हम कह रहे हैं लॉजिकल एड्रेस या इसी एड्रेस को हम किस नाम जानते हैं? वर्चुअल एड्रेस के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? वर्चुअल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ कि सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, ये कितने बिट का करेगा? आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सीपीयू लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का जनरेट करेगा? कितने बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा? कितने बिट का जनरेट करेगा भाई? जब हम पेज की बात करें, जैसे P0 पेज है, P1 पेज है, P2 पेज है, इस टाइप से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे? 2 की पावर 20 पेजेज़, 2 की पावर 20 पेजेज़, ठीक है? अच्छा, पेज जो साइज़ है, पेज साइज़ है, ये कितनी है? 2 की पावर 10। पेज साइज़ को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? 2 की पावर 10। तो अब मुझे बताओ कि सीपीयू यहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, कितने बिट का होगा? कितने बिट का होगा? 30, 30 बिट का होगा। लॉजिकल एड्रेस के अंदर बेसिकली कौन-कौन से पार्ट होते हैं भई? एक तो क्या होता है? एक तो होता है पी और एक क्या होता है? डी। तो पी क्या होता है भई? नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेजेज़, नंबर ऑफ पेजेज़। और डी क्या होता है भई आपका? पेज साइज़, पेज साइज़। तो नंबर ऑफ पेजेज़ कितने बिट का होगा? कितने बिट का? 20 बिट का होगा। और पेज साइज़ कितने बिट का होगा? 10 बिट का होगा। कितने बिट का होगा? 10 बिट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सीपीयू है, वो लॉजिकल एड्रेस के रूप में, वर्चुअल एड्रेस के रूप में 30 बिट का एक एड्रेस जनरेट करेगा। क्या करेगा? 30 बिट का एक एड्रेस जनरेट करेगा। ठीक। अब जो 30 बिट का एड्रेस जनरेट करता है, इस एड्रेस के बेस पे हम बात कर रहे हैं इस पेज टेबल की, है ना? हर एक प्रोग्राम के लिए एक पेज टेबल होती है। क्या होती है? पेज टेबल। ये जो पेज टेबल होती है ना, इस पेज टेबल को भी हम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी में ही मेंटेन करवाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना बीच में, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, पेज टेबल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेज टेबल की। जब हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है? पेज टेबल है। और ये जो पेज टेबल है ना भई, पेज टेबल जो होती है, ये मैं यही यही पेज टेबल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसी पेज टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक? अब ये जो पेज टेबल है ना, इसके पेज टेबल के अंदर क्या होंगे? पेजेज़ होंगे। क्या होंगे? पेजेज़ होंगे। यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल जो पेजेज़ होते हैं, इन पेज टेबल के पेजेज़ की बात करें, तो हम कह रहे हैं भई हमारे पास P0 पेज है, P1 पेज है, P2 पेज है, P3 पेज है, P4 पेज है, P5 पेज है। इस टाइप से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएँगे यहाँ पे? 2 की पावर 20 पेजेज़ हो जाएँगे। 2 की पावर 20 पेजेज़ हो जाएँगे, ठीक? अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सीपीयू के द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है, इस लॉजिकल एड्रेस को हमें मैप किसके साथ करना पड़ता है? इस लॉजिकल एड्रेस को हमें मैप किसके साथ करना पड़ता है? फिजिकल एड्रेस के साथ हमें मैप करना पड़ता है। किस साथ मैप करना पड़ता है? फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होगा, हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होगा, इस फिजिकल एड्रेस की बात करें, तो फिजिकल एड्रेस आपका कितने बिट का होगा? फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा? कितने बिट का होगा? 29 का। फिजिकल एड्रेस होगा आपके 29 बिट का। क्यों 29 बिट का क्यों होगा भाई? फिजिकल एड्रेस 2 पार्ट से मिलके बनता है। 2 पार्ट से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? एफ और डी से। एफ क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रेम। कितनी फ्रेम है यहाँ पे? कितनी है? 2 की पावर 19 मतलब 19 फ्रेम। 19 बिट्स की सहायता से हम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम को रिप्रेजेंट करेंगे। डी मतलब क्या होगा? फ्रेम फ्रेम की साइज़। कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे? 10 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे? 10 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, अब होता क्या है कि सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया लॉजिकल एड्रेस होता है। सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया जो लॉजिकल एड्रेस होता है, इस लॉजिकल एड्रेस को हम क्या करते हैं? मैप करते हैं। किसके साथ में?
इस फिजिकल एड्रेस के साथ में मैप करते हैं। इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ में क्या करते हैं? मैप करते हैं। और लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ में मैप करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वही पेजिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी से हमें पेजेज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करवाना होगा? मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करवाना। जैसे मान के चलो हमने पेजेज़ को ट्रांसफ़र करवाना स्टार्ट कर दिया। P0 पेज, P1 पेज, P2 पेज, P3 पेज, P4 पेज, P5 पेज, P6 पेज, इस टाइप से हमने पेजेज़ को यहाँ पे मेन मेमोरी में लाना स्टार्ट किया। ठीक? अब ये क्या हो रहा है? पेजेज़ आपके मेन मेमोरी में आ रहे हैं और मेन मेमोरी के बाद में पेजेज़ को एक्सेस कौन कर रहा है? पेज को एक्सेस कौन कर रहा है आपका? पेजेज़ को एक्सेस आपका सीपीयू कर रहा है और सीपीयू एक्सेस करके और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवा रहा है। और सीपीयू जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाता है, तो बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम के अंदर होती है इंस्ट्रक्शन। क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस। तो सीपीयू के द्वारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाने का मतलब है इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करवाना। और इंस्ट्रक्शंस के अंदर कौन-कौन से पार्ट होते हैं? कितनी टाइप्स की होती है इंस्ट्रक्शंस? ये हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना पता है कि ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करवाने किसके पास लेके जाएँगे? सीपीयू के पास लेके जाएँगे। अब सेकेंडरी मेमोरी जो तक प्रोग्राम है, जब तक आपके न्यू स्टेट में है। किस स्टेट में? न्यू स्टेट में। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, तो कौन सी स्टेट में आ गया? रेडी स्टेट में आ गया। कौन सी में आ गया? रेडी में। रेडी से कहाँ जाएगा ये? रनिंग में जाएगा, मतलब सीपीयू के पास जाएगा। तो ठीक है? पास जा रहा है। अगर सीपीयू के पास जा रहा है, तो इसका मतलब रनिंग स्टेट में जा रहा है। प्रोग्राम कहाँ पे जा रहा है? रनिंग स्टेट में जा रहा है। रनिंग स्टेट में प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ठीक। अब जब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए। मेन मेमोरी की सहायता से प्रोग्राम का डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू के द्वारा। अब मान के चलो कि सीपीयू ने किसी एक ऐसे पेज की डिमांड की। सीपीयू ने एक ऐसे पेज की डिमांड की। सीपीयू ने कहा कि मुझे पेज नंबर चाहिए। मुझे पेज नंबर चाहिए 4096। ये पेज नंबर मुझे चाहिए। ये पेज नंबर चाहिए, ठीक है? और ये जो पेज है ना, पेज पेज नॉट अवेलेबल अवेलेबल इन मेन मेमोरी। ये पेज आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। क्या होगा भाई? क्या होगा? पेज फ़ॉल्ट। अगर सीपीयू किसी ऐसे पेज की डिमांड करता है, जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है? पेज फ़ॉल्ट। अब जैसे ही पेज फ़ॉल्ट होगा, पेज फ़ॉल्ट होने के बाद में हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? हम यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर एक पेज को, अगर हमारे पास में रैम फुली ऑक्यूपाइड है, तो रैम फुली ऑक्यूपाइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी पुराने एक पेज को उठा के हमें कहाँ रखना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। और जिस पेज की सीपीयू डिमांड कर रहा है, उस पेज को कहाँ रखना पड़ेगा? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्चुअल मेमोरी। मतलब पेज को हम ऑन डिमांड लेके आ रहे हैं। पेज को हम क्या कह रहे हैं? ऑन डिमांड। तो है ना? वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी को जनरली हम 2 कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी, है ना? एक तो वर्चुअल मेमोरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिमांड पेजिंग से। डिमांड पेजिंग से डिमांड पेजिंग से। एक वर्चुअल मेमोरी को हम डिमांड सेगमेंटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिमांड सेगमेंटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेगमेंटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, वर्चुअल मेमोरी की सहायता से क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेज आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, उस पेज की डिमांड सीपीयू द्वारा की गई है। पेज फ़ॉल्ट अकर हो गया। पेज फ़ॉल्ट अकर होने के बाद में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपकी हेल्प करती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करती है? जैसे ही पेज फ़ॉल्ट होता है ना? एक छोटा पॉइंट ये ध्यान रखना, जैसे ही पेज फ़ॉल्ट होता है, हम उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशंस एक बार के लिए क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके उस प्रोग्राम को कहाँ पे पहुँचा देंगे? किसमें पहुँचा देंगे? हम पेज फ़ॉल्ट होने के बाद में हम पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम रोक देंगे एक बार। क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशंस करवाने के लिए जो हमारे पास जिस पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट है, वो पेज मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। डेटा मेन मेमोरी नहीं है। तो अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप होने के बाद में उस प्रोग्राम को कहाँ पे रखेंगे? वेट एंड ब्लॉक में, है ना? वेट एंड ब्लॉक स्टेट में। अब हम उस प्रोग्राम्स को हम वेट एंड ब्लॉक स्टेट में रख देंगे। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रख देंगे। वेट एंड ब्लॉक स्टेट भी आपकी मेन मेमोरी का ही पार्ट होती है। और वेट एंड ब्लॉक में रख के
और हम कहेंगे कि भई आइए ऑपरेशन कंप्लीट कर लो। क्या कर लो? आइए ऑपरेशन कंप्लीट कर लो, है ना? कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा लाना भी एक आईओ ऑपरेशन होता है। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी को आईओ डिवाइस की तरह ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? आईओ डिवाइस की तरह। जिस टाइप से आप आईओ डिवाइस के रूप में आप अदर डिवाइस काम में लेते हो ना कंप्यूटर में, इसी टाइप से कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी को भी एज ए आईओ डिवाइस समझता है। और आईओ डिवाइस से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते समय हम प्रोग्राम को सीपीयू के पास में नहीं रखते, क्योंकि उस ड्यूरेशन में सीपीयू दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो प्रोग्राम को वेट एंड ब्लॉक में पहुंचा दिया जाता है। वेट एंड ब्लॉक में पहुंचाने के बाद में सीपीयू किसी दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, और वेट एंड ब्लॉक में प्रोग्राम मौजूद होते हुए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की हेल्प से अब क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करवाया जाएगा। कुछ पेज को प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में पहुँचा दिया जाएगा, और जिन पेज की डिमांड है उनको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाएगा। और ये जो आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जो काम कर रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। और इसी वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लार्ज साइज़ के प्रोग्राम को स्मॉल साइज़ की रैम में एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। क्योंकि हम सारे के सारे प्रोग्राम को एक साथ रैम में ना लाके ऑन डिमांड प्रोग्राम को रैम में लेके आ रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में जनरली हम कहते हैं भाई यूज़र का इल्यूशन होता है, भ्रम होता है यूज़र का। यूज़र का भ्रम ये होता है कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी की साइज़ है वो ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होता। मेन मेमोरी साइज़ तो कम होती है। हम तो प्रोग्राम को ऑन डिमांड लेके आ रहे हैं। इसमें वर्चुअल मेमोरी है। ठीक? एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर लिखते हैं। हाँ जी, अभी स्वैप इन स्वैप आउट के बारे में बताएँगे। जब अभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब स्वैप इन स्वैप आउट बताएँगे। बिल्कुल भाई, यहीं पे होते हैं। स्वैप इन स्वैप आउट में क्या होगा, कुछ प्रोसेस को मतलब कुछ पेजेज़ को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी से कुछ पेजेज़ को प्राइमरी मेमोरी में लेके आएँगे। इसी को हम स्वैप इन स्वैप आउट बोलते हैं। प्रोग्राम साइज़ बड़ा होने पर हर बार पेज फ़ोल्ड नहीं होते। कुछ पेजेज़ को हम लेके आ जाते हैं स्टार्टिंग में। जैसे मान चलो यहाँ पे हमारे पास हम 250 जीबी के प्रोग्राम, जैसे 250 एमबी प्रोग्राम को हम स्टार्टिंग में लेके आ गए। उसका एग्जीक्यूशन हो गया, फिर अगले 250 एमबी को लेके आ गए। उसका एग्जीक्यूशन हो गया, फिर अगले पार्ट को लेके आ गए। इस टाइप से लाते रहते हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट चलता रहता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता रहता है। पेज टेबल की वजह आ गया ना, पेज टेबल की सहायता से सारा काम चल रहा है। जो पेज टेबल है इसी की सहायता से तो लॉजिकल जनरेट हो रहा है।
पेज टेबल जो है उसी की सहायता से पूरी मैपिंग चली रही है। ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है और लॉजिकल एड्रेस किसका है? पेज टेबल का एड्रेस है। पेज टेबल में किस पर्टिकुलर पेज नंबर से किस पर्टिकुलर डेटा को उठाना है, ये कौन जनरेट करेगा? सीपीयू। लेकिन उसको उठाने के लिए उस डेटा को मौजूद कहाँ पे करवाएंगे? फ्रेम में। सीपीयू क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम का एड्रेस जनरेट कर देता है, लेकिन डायरेक्टली डेटा वहाँ से एक्सेस नहीं करता। उस डेटा को रैम में लाना ज़रूरी होता है। अब सीपीयू ने कहा कि मुझे पेज नंबर चाहिए, मुझे पेज नंबर चाहिए। अब ये पेज नंबर चाहिए, अब इस पर्टिकुलर पेज के लिए सीपीयू ने जब कॉल किया होगा, तो भाई इस पेज नंबर का एड्रेस होगा एक फिक्स, और उसमें जो डेटा उठाना होगा उस डेटा का एड्रेस होगा। तो उसके लिए सीपीयू ने क्या किया, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया इस पेज नंबर के अकॉर्डिंग। लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया। अब वो जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया ना, वो लॉजिकल एड्रेस सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या ये पेज नंबर अभी मेन मेमोरी में अवेलेबल है। अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो पेज फॉल्ट हो गया, और पेज फॉल्ट हो गया तो प्रोसेस को कहाँ भेज दो? वेट एंड ब्लॉक में। वेट एंड ब्लॉक में प्रोसेस क्या करेगा? अब उस पेज को मेन मेमोरी में अवेलेबल करवाएगा, जो काम होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो सेपरेट उस काम को परफॉर्म करवा देगी। ये पेज टेबल बेसिकली मैंने वहाँ की बजाय यहाँ बना दी। वो एक ही बात है, वहाँ सेकंडरी में बना रखी, वहाँ बना दी, एक ही बात है। वही पेज टेबल है। ये जस्ट मैंने इस पास में इसलिए बना दी कि यहाँ पे सीपीयू द्वारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है। हो गया भाई? ठीक है, नोट डाउन करवाऊँ? पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। वर्चुअल मेमोरी मेमोरी एक एक मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। टेक्निक होती है जिसमें कि जिसमें कि लार्ज साइज प्रोसेस, है ना? लार्ज साइज प्रोसेस मतलब प्रोग्राम। लार्ज साइज प्रोसेस को स्मॉल साइज स्मॉल साइज स्मॉल साइज मेन मेमोरी स्मॉल साइज मेन मेमोरी में स्मॉल साइज मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाया जाता है। एग्जीक्यूट करवाया जाता है। करवाया। ठीक है। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो क्या होती है, इल्यूशन होता है ना, लोग मतलब ये भ्रम होता है, यूजर्स का भ्रम होता है। इल्यूशन है ना, भ्रम। इल्यूशन अवेलेबल अवेलेबल लार्ज साइज मेन मेमोरी। ये यूज़र का भरम होता है भाई। यूज़र ये सोचता है कि जो मेन मेमोरी है ना उसकी साइज़ ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेन मेमोरी की साइज़ तो कम रहती है, प्रोग्राम की साइज़ ज़्यादा होती है। प्रोग्राम को ऑन डिमांड मेन मेमोरी लेके आते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उदाहरण है, वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। ठीक है भाई? वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो किसका पार्ट होता है? वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है। हो गया नोट डाउन सारे पॉइंट?
फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। हाउ टू वर्क वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली काम कैसे करती है। ये नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ूँ? ठीक। हाउ टू वर्क वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी काम किस टाइप से करती है, इस पॉइंट को समझो। देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कि वर्चुअल मेमोरी काम कैसे करती है। जब प्रोग्राम की साइज मेन मेमोरी की साइज से ज़्यादा होती है तो हम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब प्रोग्राम की साइज मेन मेमोरी ज़्यादा होती है तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब प्रोग्राम की साइज मेन मेमोरी से मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है ज़्यादा होती है तो वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी को काम में लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो। वर्चुअल मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी में प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी में प्रोग्राम को है ना, प्रोग्राम साथ में प्रोसेस भी लिखते रहना, क्योंकि आपको प्रोसेस और प्रोग्राम का डिफरेंस मैंने बता रखा है अच्छे से। ठीक है। प्रोग्राम प्रोसेस को इक्वल साइज इक्वल साइज इक्वल साइज पार्टीशन में इक्वल साइज पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन। लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उसके बाद उसके बाद प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोसेस को ऑन डिमांड ऑन डिमांड मेन मेमोरी में लाया जाता है। ऑन डिमांड मेन मेमोरी में लाया जाता है। प्रोग्राम प्रोसेस को ऑन डिमांड मेन मेमोरी में लाया जाता है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जब जब सीपीयू के द्वारा कॉल कॉल किए गया पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता है तो नहीं होता है तो उसे उसे पेज फॉल्ट कहा जाता है। पेज फॉल्ट कहा जाता है।
और सीपीयू और सीपीयू रनिंग रनिंग प्रोसेस को रनिंग प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन करने के लिए रनिंग प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन करने के लिए वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज देता है। वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पेज फॉल्ट होने पर पेज फॉल्ट होने पर होने पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मतलब एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की सहायता से पेज रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की सहायता से उस पेज को मेन मेमोरी में अवेलेबल करवाया जाता है, मेन मेमोरी में लाया जाता है, में लाया जाता है। और फिर मेन मेमोरी लाने के बाद में हमारे पास क्या होते हैं? इंटरप्ट होते हैं। उसकी सहायता से सीपीयू को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पेज अवेलेबल हो चुका है, अब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इस टाइप से आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? कार्य करती है। इस टाइप से आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? कार्य करती है। ये सारे 4 पॉइंट क्लियर? कोई डाउट थोड़ी है? ठीक है, जनरली मैंने वही कॉन्सेप्ट लिखा है जो भी मैंने आपको समझाया था। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उसी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने करके मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिख दिए हैं। तो इस टाइप से आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? कार्य करती है। तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जिसमें हम लार्ज साइज़ के प्रोग्राम को स्मॉल साइज़ की मेन मेमोरी में, स्मॉल साइज़ की रैम में क्या करवा रहे हैं? एकोमोडेट करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम डिमांड पेजिंग की बात कर रहे हैं। और डिमांड पेजिंग का मतलब ये होता है ऑन डिमांड हम पेज को मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं। जब हमें रिक्वायर्ड है पेज को तभी हम मेन मेमोरी लेके आते हैं। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, मतलब जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसको हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस करें। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम स्टार्टिंग के अंदर सेकेंडरी मेमोरी में ही इक्वल साइज़ के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने वही काम कर रखा है। हमारे पास जो मेन मेमोरी है, हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, उस सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को जिसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है, उस प्रोग्राम को हमने क्या कर रखा है? सेकेंडरी मेमोरी में ही इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पे इक्वल पार्टीशन डिवाइड करके हम पेज टेबल की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करवाना होगा तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है उसकी सहायता से हम प्रोग्राम के कुछ पार्ट को मेन मेमोरी में लेकर आ जाते हैं। अब प्रोग्राम के कुछ पार्ट को जब मेन मेमोरी में लेके आ गए तो उस पार्ट का एग्जीक्यूशन सीपीयू द्वारा करवाया जाएगा। अब सीपीयू उस पार्ट का जब एग्जीक्यूट करवा चुका होगा, उस पार्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा और जब नेक्स्ट आगे के पेज के लिए जब सीपीयू डिमांड करेगा, तो एक कोई पर्टिकुलर पेज के लिए मान के चलो सीपीयू ने डिमांड किया, अब वो पेज आपकी मेन मेमोरी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में थोड़ी लेके आए, सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में नहीं लेके आए, हम तो प्रोग्राम के कुछ पार्ट को मेन मेमोरी में लेके आए। अब जिस पार्ट की सीपीयू डिमांड कर रहा है वो मेन मेमोरी मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा भाई। और पेज फॉल्ट का मतलब है कि अब करना क्या होगा हमें? अब हमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की सहायता से उस पेज को मेन मेमोरी में अवेलेबल करवाना होगा। अब है ना?
पेज को मेन मेमोरी में अवेलेबल करवाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर किसी फ्रेम में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। मान चलो आपको मेन मेमोरी में फ्रेम में स्पेस अवेलेबल नहीं मिला, तो क्या करना होगा? फिर यहाँ पे आपके पास में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। क्या होती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। वो जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है ना, वो क्या करेंगी, वो कुछ पेज को मेन मेमोरी से उठा के कहाँ डाल देंगी? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी मेमोरी के पेज को कहाँ पे लेके आएँगे? मेन मेमोरी। अब देन जब पेज को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है, तो उस टाइम पे डिपेंड ये करता है कि मान के चलो किसी पर्टिकुलर पेज को हमने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड किया और उस पेज पे हमने कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। मतलब उस पेज में कुछ भी चेंज नहीं किया। उस पेज में कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर उस पेज में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो क्या उस पेज को दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में रखने की ज़रूरत है? अगर हमने मान चलो हमारे पास में कोई एक मूवी की फ़ाइल है। अब मूवी की फ़ाइल के अंदर मूवी प्ले कर रहे हैं। तो भाई मूवी की फ़ाइल में मूवी प्ले करते समय चेंज थोड़ी करते हैं हम कुछ। जस्ट हम उसको क्या करते हैं, वॉच करते हैं। फ़ाइल तो सेम ही रहती है। अब जब मूवी की फ़ाइल को आप प्ले कर रहे हो, तो मूवी की फ़ाइल के जो पेजेज़ जो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उन पेज को दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में रखने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? भई मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 1 जीबी कोई एक मूवी है, उस 1 जीबी की मूवी को आप प्ले करना चाहते हो 512 एमबी की रैम में। ये यहाँ तक क्लियर? अब हो क्या रहा है, 1 जीबी की मूवी 512 के एमबी की रैम में पूरी की पूरी आके समाहित हो नहीं सकती। तो हमने क्या किया, उस मूवी के कुछ पार्ट को जैसे हमने 250 एमबी जो मूवी है, उस डेटा को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब मान के चलो कि अगले अगले 250 एमबी पार्ट को हमें रैम में लेके आना है। तो पिछले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा। तो जो पिछले पार्ट को मूव करवा रहा हूँ तो कह रहा हूँ पेज जो है, उन पेज को हमें सेकेंडरी मेमोरी में वापस पहुँचाना पड़ेगा। तो क्या जो आपके पास में पेज मेन मेमोरी मौजूद है, क्या उनको दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में आपको पहुँचाना पड़ेगा क्या? येस या नो? भई धन्ना सेकेंडरी मेमोरी तो पहले से ही पेज है वो, क्यों पहुँचाओगे? जब आपने चेंज ही नहीं किया उन पेज में तो कहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है? समझे कुछ? मूवी को जस्ट आप प्ले कर रहे हो, आपने उसमें कुछ चेंज ही नहीं किया, तो उनको उन पेज को हटा दो, ड्रॉप कर दो, उन पेज को हटा दो यहाँ से, उन पेज को यहाँ से हटा दो, नए पेज को लेके आओ। जो पुराने पेज है उनको सेकेंडरी मेमोरी मत रखो वापस, क्यों? क्योंकि तो पहले से सेकेंडरी मेमोरी में, पहले से ही मौजूद है। हाँ, अगर आपने चेंज कर दिया, अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डर्टी बिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं डर्टी बिट। डर्टी बिट का मतलब होता है कि आपका जो पेज है ना, आपका जो पेज है, वो मेन मेमोरी में आने के बाद में चेंज हो चुका है। जैसे मान चलो कोई एक्सेल की फाइल है, एक्सेल फाइल में कुछ डेटा था, आपने क्या किया, उस एक्सेल फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसमें कुछ नया डेटा ऐड ऑन कर दिया, पुराना डेटा डिलीट कर दिया। मतलब अब आपने क्या कर दिया, उस फाइल में कुछ अपडेट कर दिया। तो उस फाइल को आपको वापस से रीराइट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। उस फाइल को रीराइट करना ज़रूरी होता है। जबकि अगर कोई चेंज नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, जो पेज है, उस पेज के अंदर आप उस पेज को यहाँ से हटा दो, वापस मत रखो, नए पेज को लेके आ जाओ। इसको बोलते हैं डर्टी रीड। डर्टी रीड, डर्टी राइट, जिसमें पेज अगर चेंज हो गया, मेन मेमोरी में लोड होने के बाद अगर पेज चेंज हो गया, तो पेज को आपको दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी में रीराइट करना पड़ेगा, चेंज होने पर। लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ, तो रीराइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। छोड़ दो उसको नॉर्मली, ठीक है? छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखवा दूँगा, देखो। उसके बाद में उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। किसकी बात करते हैं? पेज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। समझो, देखो भाई, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होती है, इस पार्ट को समझो। देखो, अभी हम जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक बार वापस से एक बार ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ, उसी के अंदर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बात करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर एक बेसिक बेसिक पॉइंट समझो। हम ये कह रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेम उसी प्रोग्राम की बात कर लेते हैं भाई। 1 जीबी का प्रोग्राम था, एक जो इक्वल साइज के पेजेस में तोड़ रखा था। इक्वल साइज के पेजेस में प्रोग्राम को आपने क्या कर रखा, डिवाइड कर रखा था। इक्वल साइज पेजेस के अंदर प्रोग्राम क्या है,
डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रैम है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी की बात करें तो हमारे पास कितने जीबी की है? 512 एमबी की है। 512 एमबी की। इक्वल साइज़ की फ्रेम में डिवाइड कर रखी है। इक्वल साइज़ की फ्रेम में क्या कर रखी है? डिवाइड कर रखी है। ठीक है। कुछ पार्ट हमारा किसके लिए चला गया? ओएस के लिए चला गया। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, जैसे हमारे पास कुछ पेजेज़ हैं, जैसे हम कह रहे हैं कुछ पेजेज़ हैं। P0 पेज है, P1 पेज है, P2 पेज है, P3 पेज है, P4 पेज है, P5 पेज है। इस टाइप से पेजेज़ है। 2 की पावर 20 पेजेज़ है। ठीक भाई, ये पेजेज़ है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो पेज को है, इन पेज को कहाँ पे लेके आएँगे हम? मेन मेमोरी। जैसे मान चलो हमने पेज लेके आ गए, P0 पेज है, P1 पेज है, P2 पेज है, P3 पेज है, P4, P5, P6, P7। इस टाइप से क्या है, मेन मेमोरी फुली ऑक्यूपाइड है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास अब क्या है, हमारे पास जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी फुली ऑक्यूपाइड है। मेन मेमोरी पूरी तरह भरी हुई है। मेन मेमोरी क्या है? पूरी तरह भरी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नए पेज को मेन मेमोरी में लेके आना है। हमें क्या करना है, नए पेज को मेन मेमोरी में लेके आना है। अब है ना, जब आप किसी नए पेज को, मान चलो हमारे पास कोई एक न्यू पेज है, हमारे पास क्या है, एक कोई न्यू पेज है, न्यू पेज है, जिसे हमें क्या करना है, हमें सेकेंडरी मेमोरी से हमें मेन मेमोरी में लेके आना है। लेकिन मेन मेमोरी तो फुली ऑक्यूपाइड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पेज को यहाँ से हटाना पड़ेगा और नए पेज को लेके आना पड़ेगा। अब कुछ पेज में से किस पेज को हटाएं, कुछ पेज में से किस पेज को हटाएं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। किसे डिसाइड करेंगे? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में अलग अलग टाइप्स की एल्गोरिथम होती है। जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज सबसे पहले आया उस पेज को हटा दो, फिर उसके बाद दूसरा है दूसरे को हटा दो, तीसरा है तीसरे को हटा दो, जो पहले है उसको पहले को हटा दो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर हम कहते हैं LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। जस्ट अभी जो पेज यू, लीस्ट मतलब पहले, लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब है सीपीयू ने जिस पेज को बहुत पहले यूज में लिया था, बहुत पहले काम में लिया था, उस पेज को हटा दो। फिर हम कहते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज, सीपीयू ने जिस पेज को जस्ट अभी काम में लिया है उस पेज को हटा दो। फिर हम कहते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये चेक करो कि सीपीयू इन फ्यूचर सबसे लेट कौन से पेज को काम मिलेगा, उसको हटा दो। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली हमारी करती क्या है, हमारी क्या करती है, स्वैप इन स्वैप आउट कार्य करती है। क्या करती है? स्वैप आउट स्वैप इन, स्वैप आउट स्वैप इन। और स्वैप आउट स्वैप इन मतलब होता है, कुछ पेज को हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी पहुंचाएंगे, कुछ पेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे। और इसमें हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो लिख लीजिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नाम। सबसे पहले एल्गोरिथम के रूप में हम एल्गोरिथम बात करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई आपका रैंडम टेस्ट कभी भी हो सकता है ना, आपकी काफ़ी सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए रैंडम टेस्ट में बीच में कभी ले सकता हूँ आपका, है ना। LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट का मतलब होता है क्या? लीस्ट क्या होता है? लीस्ट मतलब पहले, जो जो पहले काम में आया था, ऐसा पेज जो सीपीयू ने बहुत पहले काम में लिया था, जो सीपीयू ने बहुत पहले काम में लिया था उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। फिर हम किसकी बात करेंगे? MRU, मोस्ट रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली यूज। मोस्ट का मतलब भाई क्या? अभी
अभी काम में आया हुआ पेज। मोस्ट रिसेंटली, अभी काम में आया हुआ। और फिर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या करेगी? ये फ्यूचर में सबसे लेट काम आने वाले पेज को रिप्लेस। फ्यूचर में फ्यूचर में सबसे लेट काम लेट काम में आने वाले पेज को रिप्लेस। पेज को, ठीक है भाई। इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर आपके नॉर्मली आपके थ्योरी क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है। बिल्कुल आया था, लगातार पूछते हैं आरपीएससी और रेस्ट बोर्ड इन पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछती रहती है। हो गया नोट डाउन? स्टार्ट करें फर्स्ट एल्गोरिथम। भानु प्रताप पीटरसन एल्गोरिथम बेसिकली सीपीयू वो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रोवाइड की जाने वाली एल्गोरिथम होती है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिकली मैं आपको जो पेपर सोल्व करवाऊंगा तब बता दूंगा आपको, है ना। चलिए जी, आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पहली एल्गोरिथम बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, तो पेज रिप्लेसमेंट की सबसे पहले एल्गोरिथम बात करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले इस एल्गोरिथम के नाम से आपको पता लग रहा है कैसी एल्गोरिथम भाई? जो पहले आया उसको हटा दो, जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले हटाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, या आप क्या करो, आप यहाँ पे लाइन से आप क्या करो, पेज को हटा चले जाओ, पहले है उसको पहले हटाओ, दोबारा है दोबारा, मतलब एक लाइन से आप पेज को हटा चले जाओ। ठीक, देखो यहाँ पे मिले क्या? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस क्या मिलेगा? क्वेश्चंस के अंदर ही मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो नंबर ऑफ फ्रेम इन इन मेन मेमोरी, ये आपको गिवन मिलेगा। नंबर ऑफ फ्रेम इन मेन मेमोरी आपको गिवन मिलेगा। और मान चलो आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है? आपको 3 फ्रेम दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 फ्रेम आपको मेन मेमोरी में दे रखी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा मिलेगा आपको रेफरेंस स्ट्रिंग। दूसरा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग रेफरेंस स्ट्रिंग मतलब है आपके ये स्ट्रिंग कंटिन्यू आपके मेन मेमोरी में आ रही है। जैसे रेफरेंस स्ट्रिंग क्या मिलेगा? सबसे पहले कौन आया? 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया। इस टाइप से क्या मिलेगा आपको? रेफरेंस स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट।
अब सोचेगा नंबर ऑफ पेज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रिंग देके, फ्रेम की साइज देके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपसे पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी है उसके अंदर जो रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है, उस रेफरेंस स्ट्रिंग में हमारे पास में सॉरी जो नंबर ऑफ फ्रेम दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है भाई। कितनी दे रखी है, 3। 3 फ्रेम होगी, 3 फ्रेम हो गए ना, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करना है आपको, जितनी रेफरेंस स्ट्रिंग है उतनी ही ये बना लो आप, जितनी रेफरेंस स्ट्रिंग है उतनी ये बना लो आप। ठीक, मुझे रेफरेंस स्ट्रिंग बता दो, कितनी रेफरेंस स्ट्रिंग, कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना, ठीक है। ओके, कितना मस्त तरीका, आप कैसे बनाओगे, मैंने तो ऐसे बना दिया, आप लोग कैसे बनाओगे। हम्म, अरे, देखिए जी, कुछ थोड़ा सा कम कर देता हूँ इनकी साइज़ों को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, इनकी साइज़ को थोड़ा कम कर देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, या फिर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई ना, 12 चाहिए अपने को, हाँ जी, ये लो 12, डन, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग के अंदर जो आपके पास में जो फ्रेम होती है, स्टार्टिंग के अंदर फ्रेम फ्री होती है, स्टार्टिंग में मेन मेमोरी की सभी फ्रेम क्या होती है, फ्री होती है। और स्टार्टिंग में जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग फ्रेम में आती हैं वो पेज फोल्ड करती है, क्या करती है, पेज फोल्ड। तो देखो, सबसे पहले रेफरेंस स्ट्रिंग के रूप में सबसे पहले कौन आया भाई, सबसे पहले कौन आया, जीरो आया, सबसे पहले कौन आया, जीरो। तो जब जीरो आएगा तो क्या होगा, पेज फोल्ड होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग अंदर फ्रेम बिल्कुल फ्री है, तो जीरो आया तो पेज फोल्ड होगा, जहाँ पेज फोल्ड हो रहा है वहाँ पे स्टार लगा दो, पेज फोल्ड और आप क्या लगा दो, स्टार। जीरो के बाद क्या है भाई, जीरो कंप्लीट होगा, जीरो के बाद क्या है, वन आया। अब देखो, जीरो के बाद वन आया तो फ्रेम फ्री है, तो वन को यहाँ पे क्या कर दो, एकोमोडेट कर दो, स्टार लगा दो, क्योंकि पेज फॉल्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में पेज फॉल्ट होता है, ठीक। फिर कौन आया, टू आया, जीरो वन और टू क्या लगा दो, स्टार लगा दो। अब फ्रेम आपकी फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है, अगला कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अगला कौन आया, टू आया, अगला कौन आया, टू आया, अब देखो टू आया, टू आया, जीरो वन और टू, स्टार लगाऊं नहीं लगाऊं, नहीं, टू पहले से है, टू पहले से है ना। अगर दो, भाई ये रेफरेंस स्ट्रिंग मतलब है ये पेज सीपीयू द्वारा डिमांड किए जा रहे हैं, इन पेज का सीपीयू क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, सीपीयू कर रहा है, सबसे पहले मुझे पेज नंबर चाहिए जीरो, जीरो पेज नंबर नहीं है, पेज फॉल्ट वाला लेके आए, पेज नंबर चाहिए वन, लेके आए, पेज नंबर टू लेके आए, फिर कह रहे सीपीयू कर दो वापस चाहिए मुझे, तो भाई है, दे दो, मेन मेमोरी मौजूद, दे दो, ठीक। अगला पेज नंबर क्या चाहिए, पाँच, अगला पेज नंबर पाँच चाहिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मेन मेमोरी है फुली ऑक्यूपाइड है, किस पेज को रिप्लेस करूँ, जीरो, किसको रिप्लेस करूँ, है ना, जीरो को रिप्लेस करके हम क्या रख देंगे, फाइव, पेज फॉल्ट होगा, वन और जो सबसे पहले उसको रिप्लेस करो, सबसे पहले जीरो है इसको रिप्लेस कर दिया, फिर क्या है, नाइन। अब नाइन की जगह, नाइन के लिए किसको रिप्लेस करूँ, वन को, है ना, वन को, ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलना है आपको ना। यहाँ पे क्या होगा, फाइव क्या हो जाएगा, नाइन, फिर क्या हो जाएगा, टू, ठीक, नाइन हो गया, फिर क्या आ गया, टू। अब टू ऑलरेडी है, ये नाइन के लिए हो गया, टू ऑलरेडी है, तो टू ऑलरेडी है, तो पेज फॉल्ट होगा क्या, है ना, ये पेज फॉल्ट हुआ था, ये पेज फॉल्ट हुआ था ना, ये पेज फॉल्ट हुआ था, ये पेज फॉल्ट होगा क्या टू के लिए, नहीं होगा, टू के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक, फिर क्या है, वन है, क्या वन है क्या यहाँ पे, वन है क्या यहाँ पे, वन नहीं है, और वन नहीं है तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, किसको रिप्लेस करो भाई, टू को, किसको रिप्लेस करो, टू को। अब किसको देखो, नो ऐसे रहे, पाँच ऐसे रहेगा, नो ऐसे रहेगा, किसको, इसकी जगह वन कर दो, इसकी क्या कर दो,
2 को हमने रिप्लेस कर दिया, 2 को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब देन ये 2 रिप्लेस हो चुका है, 2 ऑलरेडी नहीं है फ्रेम में, 2 रिप्लेस आपके हो चुके हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम कौन-सा पेज है? 3 पेज नंबर है। ये पेज फ़ोल्ड था ना? यहाँ पेज फ़ोल्ड था। अब 3 पेज नंबर आया। क्या 3 पेज नंबर यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। किसको रिप्लेस करें? 5 को, 5 को रिप्लेस करो। 5 को रिप्लेस करके 3 रख दो, पेज फ़ोल्ड होगा 9 और 1। उसके बाद कौन आया? 4 आया। कौन आया? 4 आया। किसको रिप्लेस करेंगे? 9 को। 4 आया। रिप्लेस किसको करेंगे? रिप्लेस करेंगे 9 को। किसको रिप्लेस करेंगे? 9 को। पेज फ़ोल्ड हुआ? बिल्कुल हुआ। पेज फ़ोल्ड हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर कौन आया? 0 आया। 0 किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। 2 तो है ना? तो 2 तो ऑलरेडी आपका, अच्छा 2 तो ऑलरेडी काम में आ रहा था। तो आपके पास कौन है? 1 है। तो किससे रिप्लेस करो? 1 से। अच्छा पेज फ़ोल्ड हुआ? बिल्कुल हुआ पेज फ़ोल्ड। 3, 4 और क्या? 0। ये किसके लिए? 0 के लिए। पेज फ़ोल्ड हो गया। अच्छा फिर कौन आया? 2 आया। कौन आया? 2 आया। पेज फ़ोल्ड होगा? बिल्कुल होगा। किसको रिप्लेस करेंगे? 3 को। 3 की जगह लिख दो 2, 4 और अब नंबर ऑफ पेज फ़ोल्ड काउंट कर लो। नंबर ऑफ पेज फ़ोल्ड कितने हैं भई? नंबर ऑफ पेज फ़ोल्ड, और नंबर ऑफ जो पेज फ़ोल्ड होंगे, वो कितने होंगे? वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पेज फ़ोल्ड होंगे भई आपके टोटल। ये क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली आपको सीधा-सीधा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। सबसे पहले 0 आया उसको हटाओ, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 9 को, फिर 2 को, फिर 1 को, 3 को, इस टाइप से मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते चले जाओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते चले जाओ, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते चले जाओगे तो यहाँ पे आपके ईज़िली पेज आपकी हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। चलिए जी राहुल, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाएँगे आपको, आपके समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा चीज़ों को, है ना? एक बार नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। हो गया नोट डाउन? ठीक है भई। देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, निश्चिंत रहो। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो समझ में ना आए, हर एक चीज़ बहुत आसान होती है। बस ये है कि समझने का नज़रिया आप चेंज करो, समझ में आ जाएगा, है ना? देखिए जी, चलो भई, इस बार रेफरेंस स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भई। देखो, क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब है जो पेज सबसे पहले आपके मेन मेमोरी में आता है, उस पेज को सबसे पहले आपको रिप्लेस करना होगा जब रिप्लेस करने की बारी आएगी। क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा जब रिप्लेस करने की बारी आएगी। ठीक है? देखो, रेफरेंस स्ट्रिंग के रूप में आपको वो स्ट्रिंग दे रखी है जो सीपीयू डिमांड करता है। मान चलो आपको स्ट्रिंग दे रखी है, आपको दे रखी है 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7, 2, 3,
9 2 7। ये रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है। इन रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि सीपीयू इन पेज की डिमांड किए जा रहा है। सीपीयू इन पेज की डिमांड कंटिन्यूअस लगातार किए जा रहा है। अब आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में जो मेन मेमोरी के अंदर जो फ्रेम की संख्या वो 3 है। कितनी संख्या है? 3 की संख्या है फ्रेम। अब जो 3 जो फ्रेम है ना, इन 3 फ्रेम की हेल्प से आपको ये सारी रेफरेंस स्ट्रिंग को क्या करना है, इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर अकोमोडेट करवाना है। अब होगा क्या? सबसे पहले स्टार्टिंग में फ्रेम बिल्कुल फ्री रहती है। स्टार्टिंग फ्रेम क्या रहती है? बिल्कुल फ्री रहती है। अब स्टार्टिंग में जो फ्रेम फ्री रहती है तो उसमें जो पेज सीपीयू डिमांड करेगा, वो पेज आपको फ्रेम के अंदर लेके आना होगा। उसको पेज फ़ॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेज फ़ॉल्ट, है ना? पेज फ़ॉल्ट का मतलब होता है सीपीयू ऐसे पेज की डिमांड कर रहे हैं जो पेज मेन मेमोरी मौजूद नहीं है। क्या कहलाएगा? पेज फ़ॉल्ट। सीपीयू सबसे पहले पेज नंबर किसकी डिमांड कर रहे हैं? 5। क्या पेज नंबर मेन मेमोरी मौजूद है? नहीं है, पेज फ़ॉल्ट। फिर 7 पेज फ़ॉल्ट, 9 पेज फ़ॉल्ट। फिर उसके बाद में जब जैसे हम अगले पेज पे जाएँगे, तो अगले पेज पे जाने के बाद में अब हम देखेंगे क्या पेज मेन मेमोरी में मौजूद है? नहीं है। नहीं है और मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम में सारे के सारे फ्रेम भर चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम्स के अंदर उस नए पेज को लेके आना पड़ेगा। अब जब नया पेज लेके आएँगे ना, तो पुराने में से किस पर्टिकुलर पेज को हम हटाएँ, ये डिपेंड करता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और पहली एल्गोरिथम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एक बार सेल्फ से करो, पेज फॉल्ट निकाल लो, कल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊँगा। और उसके बाद में कल नेक्स्ट जितनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, उन सब पे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएँगे। बहुत ईज़ी समझ में आता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जस्ट आपको प्रैक्टिस का गेम है। आप इसमें 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, हर एक एल्गोरिथम के ऊपर ईज़िली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझने जो होगा इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया, जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। जस्ट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात करें, तो आप चैट जीपीटी से अपने क्वेश्चन सर्च कर लेना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के 4-5 क्वेश्चन दे दो। वो आपको 4-5 क्वेश्चन दे देगी, उनको एक बार सोल्व कर लेना खुद से, आंसर मैच कर लेना। ठीक है? कल क्लास में इसका सॉल्यूशन करवाएँगे। थैंक यू, टेक केयर।